टेंशन लिस्ट आ गई है। पिछला सीजन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग गया था, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि इस सीजन क्या चेंजेस करेंगे, क्या धोनी वापस आएंगे कि नहीं, कैप्टन कौन बनेगा, ऋतुराज गायकवाड़ क्या फिर से कैप्टन रहेंगे, क्या चेंजेस होंगे। बट किसी ने नहीं सोचा था कि इतने होल सेल चेंजेस होंगे। जी हाँ, इस साल बहुत सारे होल सेल चेंजेस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स जा रही है ऑक्शन से पहले। शायद उनका रीजनिंग ये होगी कि भाई ऑक्शन में हम दोबारा यही प्लेयर्स शायद सस्ते में खरीद सकते हैं, शायद कोई और टारगेट्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने रिटेन कौन कौन से प्लेयर किए हैं। देखिए, रिटेन लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, जो पिछले साल उनके कैप्टन थे, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल बैट्समैन फॉर द लास्ट 4 और 5 ईयर्स, तो उनका रिटेन होना तो बनता था। आयुष मात्रे, जो पिछले सीजन स्टैंड आउट प्लेयर थे, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में आए, एज अ रिप्लेसमेंट आए, यंग प्लेयर हैं, बॉम्बे के हैं, 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में जो वो स्ट्राइक रेट उन्होंने दिखाया, जिस फेयरलेस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला, तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि उन्हें भी रिटेन किया गया है। आई थिंक ये एक ओपनर पार्टनरशिप ऐसी हमें दिखेगी जो एक फिनेस भी है, बट साथ ही साथ यूथफुल एक्स्ट्रावेगेंस भी देखने को मिलेगा। एक आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई कैसा बेधड़क होके आयुष मात्रे खेलते हैं, उन्हें कितने अच्छी तरह से ऋतुराज गायकवाड़ कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फिर ड्यूअर्ट ब्रेविस, वो भी एक रिप्लेसमेंट की तरह आए थे बट आके छा गए थे। जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो स्पिन के अगेंस्ट उनकी, जो स्पिन के अगेंस्ट उनकी हिटिंग एबिलिटी है, और साउथ अफ्रीका के हैं तो पेस के अगेंस्ट बाउंसर भी अच्छा खेल लेते हैं। तो मतलब चेन्नई की पिचेस पे भी अच्छा खेलेंगे और बाहर की पिचेस पे भी। ही इज समवन जो नेक्स्ट AB डिविलियर्स लोग उन्हें बोलते हैं। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अभी तक कोई और टीम ने उन्हें खरीदने के लिए ट्राई नहीं किया था पिछली बार। एज अ रिप्लेसमेंट आए चेन्नई के लिए, और अब मुझे नहीं लगता कि चेन्नई उन्हें जाने देगी। तो फिर 3 नंबर पे ड्यूअर्ट ब्रेविस, धोनी तो है ही, उर्विल पटेल जिन्हें पिछली बार ज़्यादा चांस नहीं मिला, शायद इस बार आप देखें शायद खेलने को इतना मौका मिले, बट एज अ टीम प्लेयर उन्हें ज़रूर रखा गया है। फिर आता है जो सबसे बड़ा शॉकिंग ट्रांसफर ऑफ द सीजन जिसे हम कह सकते हैं, संजू सैमसन, जिन्हें रविंद्र जडेजा और सैम करन के लिए लिया गया है। अब आप सोचिए, संजू सैमसन जो राजस्थान रॉयल्स के इतने साल से कैप्टन रहे हैं, जो इंडिया टीम में ऑलमोस्ट अ परमानेंट फिक्सचर है T20 में, जो एज एन ओपनर हमने देखा है जब वो इंडिया के लिए खेले हैं तो पिछले 10 इनिंग्स में 3 बार उन्होंने सेंचुरीज मारी थी। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली गेम लेके जा सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि संजू सैमसन का खरीदना सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं है, मेरे ख्याल से उन्हें एक लीडरशिप रोल की तरह भी लिया जा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ को जितना हमने देखा, शायद वो परहैप्स इतने कैरिस्मेटिक लीडर नहीं है, शायद उनकी लीडरशिप में हमने देखा है कि कुछ कमियां हैं। तो मेरे ख्याल से धोनी और चेन्नई की जो थिंक टैंक थी, उन्हें लगा होगा कि उन्हें कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो धोनी को आगे जाके रिप्लेस कर पाए, और इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने संजू सैमसन पे दाव खेला है। उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी है। रविंद्र जडेजा जो शायद परहैप्स उनके वन ऑफ द मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स हैं, जिन्होंने चेन्नई के लिए बहुत कुछ किया, जो पिछला टाइटल भी चेन्नई जीते, वो एक तरह से रविंद्र जडेजा ने ही लास्ट में सिंगल हैंडेडली जितवाया। तो उन्हें आपने बाहर किया है, सैम करन को बाहर किया है। देखना होगा कि संजू सैमसन इसे रीपे कर पाते हैं कि नहीं, कि बट ऑन पेपर मैं मानता हूं कि सिर्फ एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर उन्हें नहीं लिया गया है, उन्हें मेरे ख्याल से एज एन MS धोनी रिप्लेसमेंट लिया गया है। मेरे ख्याल से चेन्नई उन पे बड़ा बिड कर रही है, बड़ा बेट कर रही है। वो सोच रही है कि आने वाले 4-5-6 साल के लिए शायद वो अपने कैप्टन को खरीद रही है, इसीलिए उन्हें संजू सैमसन को खरीदा है। फिर जेमी ओवर्टन रिटेन किया है, मेरे ख्याल से रिलीज भी कर सकते थे। टॉल फास्ट बॉलर है, हमने देखा है इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, बट IPL में कितना चलेंगे आई एम नॉट टू श्योर। आर घोष, ये भी मेरे ख्याल से पता नहीं कितना खेलेंगे। फिर नूर अहमद, नो ब्रेनर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉलर थे पिछले साल, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत किफ़ायती बॉलिंग की और पर्पल कैप की रेस में बहुत आगे थे। तो मेरे ख्याल से इट वॉज अगेन नो ब्रेनर कि नूर अहमद को रखा गया है। फिर खलील अहमद, अंशुल कंबोज, कीरत सिंह, नेदन एलिस, जिन्होंने पिछले 2 साल में जितनी भी मैंने उनकी बॉलिंग देखी है, बहुत इंप्रूवमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये जो पिछले साल उन्होंने एक सस्ते में प्लेयर खरीद लिया था, इस साल उन्हें बहुत रिवॉर्ड देने वाला है, क्योंकि नेदन एलिस आई थिंक इज गोना बी वन ऑफ द स्टैंड आउट बॉलर्स इन दिस IPL। श्रेयस गोपाल को इस साल चांस मिलेगा क्योंकि रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो चुके हैं, तो एक लेग स्पिनिंग ऑप्शन जो थोड़ा बैटिंग भी हैंडी करे, वो थे, वो श्रेयस गोपाल को इस साल चांस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है श्रेयस गोपाल के लिए। फिर मुकेश चौधरी जो पिछले साल इंजर्ड भी रहे थे, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, अगर ये फिट रहते हैं तो आई थिंक ही कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट। तो ये है इनके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट। तो अगर आप देखें इसमें शॉर्ट स्टार्टर्स कौन है, वो है ऋतुराज गायकवाड़ एक,
आयुष मात्रे 2, ड्यूअल ट्रेविस 3, MS धोनी 4, संजू सैमसन 6, शिवम दुबे 7, नूर अहमद 8, खलील अहमद 9, नेदन एलिस 10 और मुकेश चौधरी और अंशुल कंबोज में से एक 11, 10। और मेरे हिसाब से एक प्लेयर ने और चाहिए, वो है एक फॉरेन का ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर। तो मेरे ख्याल से जो पर्स है इनके पास 43.4 करोड़, जो परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट है मेरे ख्याल से। KKR के अलावा बस इन्हीं के पास है, जिसके पास इतना पैसा है तो ही कैन दे कैन गो गंग्स हो, एकदम पीछे पड़ सकते हैं कैमरन ग्रीन की, और कैमरन ग्रीन को चेन्नई में ला सकते हैं। एंड आई थिंक यही होने वाला है, दे आर गोइंग टू गो बिग फॉर कैमरन ग्रीन। अगर वो उन्हें 25 से 30 करोड़ में भी चेन्नई ला पाए तो मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बिजनेस फॉर चेन्नई। एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने इतना पर्स खाली किया है, क्योंकि अगर आप रिलीज प्लेयर की लिस्ट देखें बहुत लंबी है। रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्रा, सैम करन, दीपक हुडा, विजय शंकर, शेख रशीद, नागरकोटी, पाथी राणा जो पिछले 4-5 साल में आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर थे। लास्ट सीजन बहुत अच्छा नहीं किया, बट जो डेथ में बॉलिंग करते हैं पाथी राणा, मेरे ख्याल से IPL में बहुत कम ऐसे बॉलर हैं जो उसे रेप्लिकेट कर पाएँ। अब ये अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सस्ते में जाके IPL ऑक्शन में दोबारा ले लें, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि भाई और टीमें भी इस प्रोफाइल के प्लेयर को चाहती हैं जो डेथ में रन कम से कम दें। एक प्रोफाइल होती है ना प्लेयर की, या तो आप स्विंग बॉलर हैं जो स्टार्टिंग में अच्छा डालते हैं, आप स्पिनर हैं, आप विकेट टेकर हैं। पाथी राणा का रोल सबसे टफ है, वो डेथ में बॉलिंग करनी है, और वैसे बॉलर मिलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है पाथी राणा को बाहर छोड़ के। डेविन कॉनवे जो पिछले साल अच्छा नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े सर्वेंट थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, हमेशा परफॉर्म करते थे, तो ये सरप्राइजिंग है कि उन्हें बाहर किया है। बट मेरे ख्याल से ये चीज़ चेन्नई के टीम मैनेजमेंट ने देखी कि शायद अब जिस हिसाब से T20 हो रहा है, इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद आपको जो ओपनर चाहिए वो ऐसे चाहिए जो 170 180 से स्टार्ट करें, ऐसे नहीं जो शुरुआत में 120 125 पे खेलेंगे और फिर मोमेंटम लेके बनाएंगे। उसमें आप अपना पावर प्ले वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए शायद मेरे ख्याल से डेविन कॉनवे को हार्श लगेगा, बट आई थिंक चेन्नई ने एकदम सही डिसीजन लिया है शायद उन्हें बाहर करके। और जब आपके पास 2 इंडियन मिल रहे हैं, तो मतलब आपकी जो 4 ओवरसीज की स्लॉट है वो नहीं भर रही है, आपके पास ऑलरेडी 2 सॉलिड ओपनर्स हैं, तो मेरे ख्याल से डेविन कॉनवे की जगह बन भी नहीं रही थी। तो चीज़ें काफ़ी स्मार्टली भी की हैं, बट वही एक रविंद्र जडेजा और सैम करन का जो 6 और 7 नंबर पे बैटिंग वाला ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी कर सके, वो दोनों मिलके आपको आराम से 6 या 7 ओवर देते थे, और इतनी क्षमता रखते थे कि भाई 30 बॉलों पे 50 रन बना लें दोनों मिलके। तो वो वॉइड आप कैसे फिल करेंगे, ये देखने में बहुत दिलचस्प रहेगा। संजू सैमसन को आप कौन सी बैटिंग पोजीशन देंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। क्या ऋतुराज गायकवाड़ अपनी ओपनिंग पोजीशन उनके लिए सैक्रिफाइस करेंगे? क्या ऋतुराज गायकवाड़ 3 नंबर पे आएंगे ताकि संजू सैमसन अपनी प्रिफर्ड ओपनिंग पोजीशन पे खेल पाए? तो ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और ऑक्शन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चेन्नई के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से प्लानिंग की है, जिस हिसाब से प्लेयर रिलीज किए हैं, उस हिसाब से इनके पास पर्स बहुत ज़्यादा है। तो दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द ऑक्शन। आप देखेंगे कि काफ़ी बड़े प्लेयर्स के लिए इस बार महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई जाएंगे। शायद जो हमने और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट देखी है, लिविंगस्टन, ग्लेन मैक्सवेल, लखनऊ ने आकाशदीप को रिलीज़ किया है, डेविड मिलर को किया है, रवि बिश्नोई को किया है, तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं इस ऑक्शन लिस्ट में। और इनको मेरे ख्याल से एक 6 और 7 नंबर पे एक फिनिशर जो इन्हें चाहिए, उसके लिए लिविंगस्टन बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल मेरे ख्याल से चेन्नई में स्पिन जिस हिसाब से होती है पिच, ग्लेन मैक्सवेल आराम से 3 से 4 ओवर डाल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ग्लेन मैक्सवेल के लिए भी जाएं। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या होता है। और अभी जिस हिसाब से, क्योंकि इन्होंने इतने प्लेयर्स रिलीज कर दिए हैं, काफ़ी अपने जो पिछले साल के नॉन परफॉर्मर्स हैं उन्हें हटाया है, तो नॉन परफॉर्मर्स को हटाने के लिए मैं इन्हें दूंगा 9 आउट ऑफ 10। बट ओवरऑल स्क्वाड देखिए, क्योंकि अभी इन्होंने इतने रिलीज कर दिए हैं तो काफ़ी होल्स अभी भी दिख रहे हैं, इसलिए ओवरऑल स्क्वाड को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये ऑक्शन में 2 या 3 बड़े नाम खरीद लेते हैं तो ये 7 आउट ऑफ 10 कैन ईजिली गो टू 9.5 आउट ऑफ 10, और चेन्नई के पास चांस होगा धोनी को एक हैप्पी फेयरवेल देने के। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि ये किस हिसाब से इनका ऑक्शन की स्ट्रैटेजी रही थी? क्या ये ऑक्शन स्ट्रैटेजी सही थी? क्या आपको लगता है कि कुछ रविंद्र जडेजा को भेजना, सैम करन को भेजना, ये सही था या नहीं? एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।